नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब आपस में खुशी बांटने के और भी समाचार धीरे धीरे मिल रहे हैं। सबके लिए हर्ष का विषय है, सिर्फ भारतीय जनता दल के नहीं, पूरे देशवासियों के लिए हर्ष का विषय है कि अब भारतीयता के माहौल को अपनाने में अब लोगों की संख्या बढ़ रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, लोगों की भागीदारी बढ़ रही है और कहीं कहीं तो लोग यानी वो भारतीय एकता के लिए जो है वो कुछ समूहों में प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मार्च भी कर रहे हैं, ये संदेश भी दे रहे हैं स्थानीय स्तर पर। तो सर्वप्रथम तो इस विषय में भारतीय जनता दल अपने सभी भारतीय भाई बहनों से ये कहना चाहता है कि खास करके उत्तर प्रदेश के हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं कि भारतीय जनता दल जल्द ही आप लोगों के बीच में आएगा और इस जो जागृति हुई है आप लोगों के बीच में भारतीयता के माहौल को लेकर के उसको और दृढ़ और मजबूत और उसको मजबूती देने के लिए, मजबूत करने के लिए आप लोगों के मध्य में, आप लोगों के बीच में, आप लोगों के सामने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ आएगा। ये जानकारी आप लोगों को देना जरूरी माना जा रहा है। तो आप लोगों के बीच में आएगा और फिर इस भारतीय एकता के पैगाम को और इसके संदेश को जो है प्रत्येक भारतीय भाई बहन तक कैसे पहुंचाना है, कैसे उसको शामिल करना है, कैसे भारतीय एकता के सूत्र में सबको बांधना है, कोई न छूट जाए और इस तरह का प्रयास करना है। लेकिन एक बात जो बिल्कुल खुल के सामने आ रही है कि हमारे समाज का वो तबका जो अपनापन के लिए, सम्मान के लिए, गले लगाने के लिए, बराबरी के आधार पर प्रतिष्ठा पाने के लिए कितना इच्छुक था, कितना प्यासा था, कितना भूखा था, ये इससे साबित हो रहा है कि आज भारतीय जनता दल जो संदेश दे रहा है, सभी हमारे देशवासी जो है भारतीयता के आधार पर सभी लोग भारतीय हैं, सभी लोग भारतीय नागरिक हैं और सभी लोग बराबर हैं। कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल नहीं है, सब लोग बराबर हैं। इसलिए आपस में
भारतीयता आधारित आत्मीयता, अपनापन, भारतीय भाईचारा, इखलाक, मोहब्बत, इसकी सख्त आवश्यकता है। लेकिन भारतीयता के आधार पर, भारतीयता के आधार पर इसलिए कि फिर इसके अलावा और कोई भाव नहीं आना चाहिए। जैसे कोई हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन, अब देखिए, अब लोग मुसलमान कहते थे, भारतीय जनता दल ने मना ही कर दिया कि नहीं, अब आप मुसलमान मत कहिए, न कहिए, न जानिए और न समझिए। ये हमारे भारतीय भाई बहन हैं। ये हमारा जो तबका है, ये हमारा भारतीय भाई बहन है। आस्था इसकी इस्लाम की है, लेकिन असली जो इससे जो लगाव है और होना चाहिए, वो इसलिए कि हमारा भारतीय भाई बहन। तो और हमारे और भी जो पिछड़े भारतीय भाई बहन थे समाज के, इस टाइप के अलग थलग मैंने जो है इस तरह की प्रवृत्ति बनी हुई थी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो उनको भी साथ में लाना है। उनको कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, असामाजिक कट्टरवादी सामंतशाही और साम्राज्यवादी तत्वों के द्वारा कुछ अपमानजनक शब्दों के, कभी कभी वो अपमानजनक शब्दों से संबोधित भी करते हैं वो। तो खैर उनकी इस प्रवृत्ति को जो अपमानजनक शब्दों से करते हैं, इस प्रवृत्ति को तो भारतीय जनता दल कुचलने में सक्षम है और कुचलेगा भी, और उनको सिखाएगा कि अब वो दिन लद गए। हम और सभी अपने भारतीय भाई बहनों को इज्जत, सम्मान, बराबरी का, अपनापन, लगाव भारतीयता के आधार पर देने का वक्त आ गया है। इसलिए यानी वो उन शब्दों से वो परहेज करें। तो वो जो अलग थलग रखने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति भी टूट रही है। और इतना ही नहीं, अलग थलग एक तो रखा गया, फिर उसमें बांट करके वो अपनी निहित स्वार्थ नीति, जिसको कि इन सबों ने राजनीति का नाम दे रखा है, तो तमाम हैं इसमें। ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, और हमारे इस्लाम आस्था पर ही जो है, जो इसको भी अलग थलग रख करके जो राजनीति करने वाले असदुद्दीन गिरोह, असदुद्दीन ओवैसी गिरोह, ये सभी जो है हतोत्साहित हो रहे हैं, और होना भी चाहिए। और ये सिर्फ हमारे भारतीय भाई बहनों, अब देखिए इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन आगे बढ़ चढ़ के भारतीयता के आधार पर भारतीय एकता को प्रदर्शित करते हुए वो असदुद्दीन गिरोह को जो है वो जो हतोत्साहित किया, उनके हौसलों को पस्त किया, उनके मंसूबों पर पानी फेरा। और ज़रूरत इस बात के, इस प्रकार जितने भी विखंडन की राजनीति कर रहे हैं, सबके मंसूबों पर पानी फेरना है, सबके कुत्सित मंसूबों पर पानी फेरना है, उनके हौसलों को पस्त करना है, और सच्चे अर्थों में उनको नष्ट में नाबूद करना है। एक महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि जब हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भारतीयता की जागृति से प्रेरित होकर के असदुद्दीन ओवैसी गिरोह को पस्त कर सकते हैं, उनको काले झंडे दिखा सकते हैं, उनके मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं, तो जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह है उसके मंसूबों पर और उसकी गतिविधियों को और उसकी प्रवृत्तियों को क्यों नहीं रोका जा सकता, एक प्रश्न आ रहा है, और उसको रोका जाना चाहिए। भारतीय जनता दल का ये मानना है
कि उसके लिए हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन के समाज से लोग आगे आए और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह जो कि समाज में, और इसके पहले भी भारतीय आवाम ताकत दल बता चुका है और इस बात ये स्पष्ट है कि ये जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह है, ये दिखाने की ये कोशिश करता है कि वो हिंदू धर्म की, उसे हिंदू धर्म तो नहीं, पंथ, हिंदू पंथ की या हिंदू सनातन पंथ की वकालत करता है या उसकी रक्षा की बात करता है या उसके पक्ष में बातें रखता है। लेकिन ये सब मुखौटा है उसका, एक मुखौटा, एक जो नकाब पहने हुए है। ये वास्तव में जो हमारी इस देश के अंदर यानी भारत के लिए बहुत खतरनाक ताकत, जो ये GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस और वाम दल जो है, इनके मंसूबों को, इनके एजेंडे को चलाने वाला है वो, लेकिन वो भेष बदला हुआ है। और भारतीय जनता दल को काफ़ी इस बात की आशंका है कि हो सकता है कि इसकी फंडिंग इन्हीं के द्वारा, इसलिए GNPC के द्वारा, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के द्वारा, वाम दोनों के द्वारा अवश्य होती होगी, इसलिए कि इन सबों के पास अपरंपार पैसा है। चीन के द्वारा भी फंडिंग होती है। तो हमारे भारतीय समाज की समरसता को तोड़ने के लिए, भेद विभेद और नफरत को फैलाने के लिए ये बदले हुए भेष में, बदला हुआ भेष किस चीज़ का, कि ये दिखाते हैं कि हम हिंदू सनातन की रक्षा के लिए, हिंदू सनातन की वकालत करते हैं और उसका पक्ष रखते हैं। ये मुखौटा भरा है। असलियत ये है कि यह जो हमारे देश के अंदर जो खतरनाक भारत विरोधी ताकत है, राजनीतिक दल के वेश में गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या GNPC और वाम दल जैसे, उनके खतरनाक मंसूबों को, क्या खतरनाक मंसूबा, कि हमारे भारतीय समाज की जो समरसता है, आपस में जो भाईचारा है, उसको तबाह किया जाए, उसको नष्ट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। उस मंसूबे को ख़त्म करने के लिए या उस पर चोट करने के लिए ये जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो गिरोह है वो सक्रिय है। इस बात को प्रत्येक भारतीय भाई बहन इसको गौर से समझें और विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन इसको विशेष रूप से समझें। इसलिए हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से विशेष आग्रह है कि वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह की गतिविधियों को नष्ट में नाबूद करने के लिए, बिल्कुल उसको समाप्त करने के लिए और उसको जड़ से समाप्त करने के लिए आगे आए। जब वो जहर उगल रहा होता है और उसके कुछ सुनने वाले जब दिखते हैं श्रोतागण, तो वो तो जहर उगलता ही है, लेकिन यह देख करके कि उसके कुछ सुनने वाले हैं, तो ये बहुत दुख होता है। जब ये असदुद्दीन बोलता है तो जो बोलता है सो बोलता है, उसके सुनने वालों कि भाई इसके सुनने वाले कुछ लोग हैं, जो भीड़ है, वो भीड़ को देख करके बहुत दुख होता है। ये राहुल गांधी इस देश का, इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार तो जो है सो है, लेकिन इसकी सभाओं में जो भीड़ होती है, जो आवाम जो सुनती है, ये देख करके बहुत दुख होता है कि वो हमारी आवाम इस राहुल गांधी को इस देश का गद्दार क्यों नहीं मानती है।
तो ये सब विचारणीय प्रश्न है, लेकिन हर चीज़ का समाधान है और समस्या इसी देश की है, इसी मिट्टी से पैदा हुई है, समाधान भी यही है, बशर्ते मन साफ हो, मनसा साफ हो। और एक बात है कि सबको अपनाने की जरूरत है, कोई छूटे नहीं। असामाजिक तत्व हैं, उनकी गतिविधि पूरी समाज पर हावी होने की एक कुछ चेष्टा उनकी, यानी जो कुछ मानसिकता काम कर रही है, उसी मानसिकता को ध्वस्त करना है। और उनकी पहचान ये है कि हमारे समाज में भेद विभेद नफरत और विखंडन की बात करते हैं वो, इसी से आप उनको पकड़ लीजिए, पकड़ करके उन पर कोई हिंसा नहीं करना है। ऐसे तत्वों के प्रति जरा भी कोई हिंसा नहीं करनी है, उनकी प्रवृत्तियों को, उनके करतूतों को ध्वस्त करना है। ये बराबर भारतीय वाम ताकत दल कहता है कि अपनी जुबान से और अपने किसी भी गतिविधि से किसी भी हिंसा का, किसी भी अशिष्ट व्यवहार का सहारा नहीं लेना है। हमारी जबान में, हमारे विचारों में, हमारे ख्यालों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि असामाजिक तत्व भी जो है इसको सुन करके जो है इसी भारतीयता की गंगा की धारा में वो भी नहाने को मजबूर हो जाए। किसान आंदोलन की बात चल रही है। भारतीय वाम ताकत दल ने साल भर पहले से ही कह दिया है कि ये किसान आंदोलन सिर्फ मुखौटा भर है। ये हमारी जो भारत विरोधी जो ताकतें हैं देश के अंदर और देश के बाहर, सभी जो है लामबंद हो गई हैं, गैंगअप हो गई हैं। यानी भारत को रोकने के लिए वो भी बहुत मुमकिन है चीन जैसे देशों की शाह से, और भी भारत विरोधी देश हैं उनकी शाह पर भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने के लिए, भारत की मजबूती को रोकने के लिए, भारत को कमज़ोर करने के लिए हर वक्त जो है कोई न कोई वो डिस्टर्बेंस, कोई न कोई विप्लव, कोई न कोई जो है अशांति और इस आंदोलन की बात चलाने के लिए। अब लेकिन इस तरह की जो कष्ट है, जो आग है, इसमें घी का काम कर रही है ये मोदी महोदय जो हमारे आपके प्रधानमंत्री हैं, उनकी कायरता। इन देश विरोधी ताकतों के आगे इनका कायरता वाला जो व्यवहार, इन व्यवहार से इन देश विरोधी ताकतों के हौसले और बढ़ रहे हैं। ये राहुल गांधी इस देश के माने ये सबसे खतरनाक देश विरोधी है, सबसे खतरनाक देश का गद्दार है, और हर वक्त कोई वक्त ऐसा जाता नहीं है। डोकलाम के मुद्दे पर जब वो, अब देखिए छोटी सी बात, वो पेगासस स्पाई माने फोन टैपिंग की बात को लेकर के हवा बना रहे हैं जीएनपीसी वाले। क्या है कि देशव्यापी आंदोलन की बात सब उड़ा रहे हैं, और ये चैनल वाले जो है, ये देशद्रोही चैनल वाले उसकी बात को उड़ा रहे हैं कि वो कांग्रेस जो है वो फोन टैपिंग वाले मामले पर देशव्यापी आंदोलन करेगी। और बात क्या निकले कि जो 3 से लोगों के नाम है उसमें ये राहुल गांधी का भी नाम है। हम इस बेवकूफ़ मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं और बुद्धिहीन या बुद्धिमान मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी की फोन टैपिंग करके आपको क्या मिलेगा। वो तो खुल्लम खुल्ला जो है वो गद्दारी कर रहा है। क्या कर रहे हैं आप उसकी फोन टैपिंग करके आपको अलग से क्या वो मिलने वाला है। लेकिन जब आपको कार्रवाई करनी ही नहीं है, उस गद्दार की रक्षा करनी है और इस तरह की साजिश करनी है कि देश भी उसको गद्दार न माने, तो तो उसकी फोन टैपिंग का नाटक आप जो है क्यों कर रहे हैं आप?
उसके फोन टैपिंग, वो तो सरेआम जो है डोकलाम के मुद्दे पर दुश्मन चीन के राजदूत से मिल रहा है। वो सरेआम जो है वो जब भी पिछले साल वो चीन के पक्ष में भारत के खिलाफ बोल ही रहा है और आज भी बोल रहा है। उसके फोन टैपिंग, क्या बुद्धि है मोदी सरकार की, और हमारे बुद्धिमान या बेवकूफ़ भी कहा जा सकता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की। इनका इलाज करने के बजाय ये सब नौटंकी जो है ये इनकी चालू है। देखिए, ये बराबर विकास की ये रेवड़ी ले लो, बनारस में वो बांट के आए हैं तमाम, उसका हुआ एक खड़ा किए हुए हैं कि उन्होंने ये विकास किया, वो विकास किया। भारतीय जनता का दल वाराणसी के भारतीय भाई बहनों के बीच में जाएगा, पूछेगा, ये जरूर इनसे सवाल पूछेगा। और ये सवाल जो है प्रत्येक देश, हमारे देश के प्रत्येक जो भारतीय भाई बहन है उनसे भी है कि इतना विकास करें हैं, इन्होंने करवाया है या और भी विकास की रेवड़ी वो बांट के आए हैं। लेकिन ये देश विरोधी जो ताकत हैं जेएनपीसी और वाम दल, उसके साथ यदि वो घेर के बैठ जाएं, वो तोड़ फोड़ कर दें, या इन सबों की हमदर्दी जो है आतंकवादियों के साथ है, आतंकवादियों से बम जो है वो विस्फोट करा दें, तो क्या करेंगे लोग? उन ताकतों को ये जो देश में, देश के अंदर या देश के बाहर जो आतंकवादी जो ताकतें हैं, उनके साथ इन ताकतों की हमदर्दी है, वो बुला भी सकते हैं, ये करा भी सकते हैं। तो क्या होगा उस विकास का? विकास के पहले बुद्धिमान महोदय, मोदी महोदय, जरा सोचिए कि सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और सुरक्षा में सबसे पहले होता है कि देश के दुश्मनों का इलाज। अब तक आपकी पार्टी इस जेएनपीसी के राहुल को देश का दुश्मन नहीं मान रही है। वो ये नहीं कहा जा रहा है कि आप में आप लोगों में बुद्धि की कमी है। इस तरह की साजिश कर रहे हैं कि बस परिवारवाद तक, परिवारवाद ही लगता है कि बहुत बड़ा अपराध है, बस यहीं तक जो है वो रुक जा रहे हैं। लेकिन जो देश के खिलाफ उसकी गतिविधि है, उसको उस पर पर्दा डालने के लिए, उसको ढकने के लिए आपकी तमाम साजिशें चल रही हैं। मोदी जी आपकी पार्टी की और आपके जितने भी सुबह सालार की, ये सबसे बड़ा भारत द्रोह है, सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। इस जो खतरनाक जेएनपीसी है, उसके जो राहुल हैं, बराबर देश के खिलाफ गतिविधि में शामिल है। और वही नहीं, उसके जितने भी सिपह सालार भौतिक वर्ग है, ये मीडिया है, पता नहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ सो रहे हैं और किस ख्याल में है। उसका पूरा गिरोह, पूरा गैंग, पूरा सिंडिकेट ये पत्रकारों का, उसमें जो है ये विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स का जो पॉलिटिकल एडिटर अब हो गया है, पहले तो जो है वो एडिटर इन चीफ था, कैसे बोलता है वो। प्रमोद कृष्णम, ये आशुतोष, सौरभ द्विवेदी, और जब भी इन सबों का मैंने सत्य हिंदी देखिए, पहले सत्या बोलते थे, और जब भारतीय जनता दल ने चेताया उनको, वार्निंग दिया कि ये सत्य क्या होता है, तो अब सत्य भी बोलते हैं। ये सब तो बड़े मैंने खतरनाक किस्म के हैं ना। तो सत्य हिंदी में जो आशुतोष है, सौरभ द्विवेदी का जो ललन टॉप है, कभी कभी वो नेता नगरी दिखाता है। देखिए, ये सारी बातें भारतीय आवाम के लिए ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये सब उलझी हुई बातें हैं। अब इन बातों में कहाँ तक आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे, इसमें सोचेंगे। लेकिन मोटा मोटी
देखिए ये बात जो प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारे भारतीय भाई बहन समझ सकें तो भी बेहतर है, नहीं समझे तो भी बेहतर है। वो तो जो उसमें रुचि रखते हैं वो समझ भी सकते हैं, लेकिन इसके पहले ही जो ये बताया जा रहा है कि ये जो पत्रकारों का जो गिरोह है, जो कि इन सबों ने 60-70 सालों से पैदा किया और पाला, आज भी इस जीएनपीसी के सारे पाप को, कौन पाप कि कब से, यानी आज़ादी के पहले से, आज़ादी, हालांकि हम भी मैंने गलत बात बोल रहे हैं, 15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन नहीं है। सरकारी अभिलेख में वो सत्ता का हस्तांतरण ही लिखा हुआ है, तो आज़ादी का दिन नहीं है। ये मोदी महोदय आप भी जान लीजिए, आज़ादी तो वो का दिन वो है जिस दिन हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत की नींव जो डाली थी अंडमान निकोबार में, जिसको 11 देशों ने मान्यता दी थी। अब ये अभागा भारत जो है, उस दिवस को 21 अक्टूबर को आज़ादी का दिन क्यों नहीं मान रहा है मोदी महोदय के कारण, ये भारत की आवाम को पूछना चाहिए इस बेवकूफ़ जो है वो प्रधानमंत्री से, कि हमारा आज़ादी का दिन जो है वही है जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद भारत की स्थापना की थी, जिसको 11 देशों ने मान्यता भी दी हुई है। वही हमारा 21 अक्टूबर आज़ादी का दिन है। ये 15 अगस्त नहीं है। 15 अगस्त सत्ता का हस्तांतरण और इस देश के लिए सबसे दुखद, ट्रेजिक, दुखांत दिवस है, जिसकी वजह से हमारा देश बटा, पाकिस्तान बना। और बात सिर्फ पाकिस्तान बनने तक नहीं है, हमारे 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों ने जान गंवाई और हमारे 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। ये वो तबाही का दिवस है 15 अगस्त। लेकिन 60-70 सालों तक इस गद्दार जीएनपीसी ने उसको आज़ादी का दिवस के रूप में, क्यों? उसके लिए तो आज़ादी है, क्यों? कि इस भारत की इस तबाही पर, भारत की इस तबाही के मंजर पर वो गद्दार नेहरू सत्ता हथियाया था। और इतिहास के पन्नों में अब आप लोग जाइए, उस नेहरू के पक्ष में कोई नहीं था, कांग्रेस में भी कोई नहीं था सिवाय गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के। देश में भी अवाम भी वो नेहरू के पक्ष में नहीं थी। देश की अवाम को खबर लग गई थी कि वो जो जिन्ना साहब हैं उनको टीबी, बोन टीबी की बात जो है, उनके मेडिकल सेक्रेटरी ने जो चिट्ठी लिखकर कांग्रेसियों को दी थी, वो बात जो है सबको सार्वजनिक हो गई थी, मालूम हो गई थी। इसलिए देश इस पक्ष में था कि इस देश का प्रधानमंत्री जिन्ना साहब को ही बनना चाहिए, इसलिए कि उनसे सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो देश के ऊपर बांटने का जो खतरा है, जो ये साजिश कर रहे हैं दोनों गद्दार, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों गद्दार जो साजिश कर रहे हैं देश को बांटने का, वो खतरा मिट जाएगा, टल जाएगा वो जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री वो बनाने से। अब ये कोई बहुत स्वाभाविक रूप से पूछ सकता है, भाई कैसे भैया जो जिन्ना साहब के प्रधानमंत्री बनने से जो है वो खतरा वो टल जाएगा। अरे वही हट जाते। जिन्ना साहब जो है देश के प्रधानमंत्री, देखिए बाकी जो ये सब कहानी बना है कि इन्होंने पाकिस्तान की बात कही, मुसलमानों की बात कही, सब झूठा।
देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान बनने के पक्ष में नहीं है, और न ये देश का बंटवारा पांथिक आधार पर, धार्मिक आधार पर हुआ है। दो बातों का ये असल बात है। जेएनपीसी वालों ने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, और जितने बड़े पाप किए हैं उतने ही जो है इन समों ने झूठ फैलाया हुआ है। आज भी इन समों का झूठ और अफवाह सबसे बड़ा हथियार है, और इन्हीं के देखा देखी जो 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 और भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, ये भी सब झूठ ही बोल रहे हैं हमें हर वक्त, झूठ और अफवाह। तो खैर यानी वो ये विषय भटके नहीं। तो उसे यानी कांग्रेस में इस नेहरू के पक्ष में कोई नहीं था। कांग्रेस सरदार पटेल जी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी। जो जिन्ना साहब के मेडिकल सेक्रेटरी ने जो कांग्रेसियों को पत्र लिखा था कि भाई जिन्ना साहब को बोन टीबी हुई है, उसका आशय ये था कि जिन्ना साहब कुछ ही वक्त के, वो वक्त जो है वो कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ महीना भी हो सकता है, कुछ साल भी हो सकता है, कुछ ही वक्त के मेहमान हैं। इसलिए वो बात जो है वो तत्कालीन भारतीय अवाम, भारत की जनता में, हमारे भारतीय भाई बहनों में ये बिल्कुल फैल गई थी कि भाई जिन्ना साहब को बोन टीबी हुई है और कुछ ही वक्त के मेहमान है। इसलिए जिन्ना साहब को देश का प्रधानमंत्री बनाने में फ़ायदा है, न कि नुकसान। फ़ायदा यह है कि जो देश के ऊपर देश विभाजन का जो खतरा यानी मंडरा रहा था, वो खतरा टल सकता है। और फायदा क्या है कि जब कुछ ही वक्त के मेहमान हैं तो यानी कोई बात ही नहीं, कोई नुकसान ही नहीं। इसलिए उस समय की भारत के अवाम इसलिए कि मैं इसके विषय में जो लोगों से बात करके और मैंने कब बात किया था, इसमें तो मेरी उम्र जो है वो 67-68 के आसपास है, लेकिन उसमें हमारी उम्र 18-19 वर्ष की थी। और उसमें भी किसी के भी दिमाग में कहे भाई आज़ादी मिली, कैसी आज़ादी भैया? 25 से 30 लाख लोग जो है मर गए हमारे देश के। क्यों मर गए भैया? कि आपस में ही वो कट मर गए। क्यों आपस में कटे मरे? देश को बांटा गया। देश को किसने बांटा? तो इन सबों ने साजिश किया। वो जिन्ना साहब ने वो अपने लिए मुसलमानों के लिए देश मांगा। ये सब झूठा। देश को बांटने की साजिश जो है यही दो गद्दार किए थे, जवाहरलाल नेहरू गद्दार और मोहनदास करमचंद गांधी, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये इतिहास के पन्नों में कोई भी ढूंढ सकता है कि इस गद्दार नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था सिवाय मोहनदास करमचंद गांधी के। अवाम भी जिन्ना साहब के पक्ष में थी। तो अंदाज करिए कि इन सबों ने कितनी बड़ी साजिश किया होगा इस नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और उन सबों ने ही जो है वो माउंटबेटन, जो कि उसमें यानी गवर्नर जनरल था, तो उससे मिल करके कि भाई ये प्रधानमंत्री तभी बन सकता है, गद्दार जवाहरलाल नेहरू गद्दार ये तभी बन सकता है जबकि इस देश का एक टुकड़ा काट करके उसके मुंह में डाल करके उसका मुंह बंद किया जाए। ये जिन्ना साहब की सबसे बड़ी भूल थी कि इस जो भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा कर रहे थे, वो भारत के एक टुकड़े पर कैसे मान गए? ये अपना में बहुत बड़ा सवाल है। जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा किया था, वो एक टुकड़े पर कैसे मान गए? और ये मान गए तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहते और इतिहास में ऐसे चले जाते तो इनका भी नाम जो है वो राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद की तरह जो है वो अमर होता, और तब ये और बेनकाब होता, और तब तो देश बढ़ता भी नहीं। अब जरा कल्पना करिए, यदि देश नहीं बढ़ता तो पाकिस्तान भी नहीं बनता, पाकिस्तान भी नहीं बनता तो बांग्लादेश भी नहीं बनता, बांग्लादेश भी नहीं बनता तो ये घुसपैठिया, तो एनआरसी, तो जो है सीए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती? इस सारे की जड़ में कौन है? गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जो है वो जवाहरलाल नेहरू। तो इस पर जो है चर्चा न होने के लिए पूरी जो जेएनपीसी का जो बौद्धिक वर्ग है, जेएनपीसी का जो मीडिया है, हमेशा इससे दूर जो है वो चर्चा जो है वो करवाता रहता है, और हमेशा जिन्ना साहब को बदनाम करने के लिए आतंकवादियों को कहता है, सब देते हैं कि ये जिन्ना की सेना है। इसलिए जो ये जेएनपीसी के जो चमचे हैं, जिन्होंने ये चैनल सारा बनाया हुआ है, वो हमेशा जो है इस गद्दार जेएनपीसी के पापों को ढकने के लिए, और उसमें जी न्यूज़ भी शामिल है। जी न्यूज़ को कतई मत समझिए कि ये देशभक्त का चैनल है, ये बहुत ही जो है ये देशभक्ति का नकाब पहन करके जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी कांग्रेस के पापों को ये ढकता रहता है। चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे अमन चोपड़ा हो, चाहे सचिन अरोड़ा हो, और सब हो, जेएनपीसी के पापों को बड़ी सफाई से ये जी न्यूज़ वाला ढकता रहता है। शायद उसके जो मालिक हैं मिस्टर वो सुभाष चंद्रा, उनको खबर है कि नहीं खबर है, लेकिन ये सब ढकते रहते हैं। और एनडीटीवी और न्यूज़ 24 आज तक वाले तो सीना चौड़ा करके इस गद्दार जेएनपीसी के पक्ष में हमेशा माहौल बनाते रहते हैं। देश का दुर्भाग्य यही है कि जिनको देश हित में काम करना चाहिए, आज इन गद्दारों के लिए की वापसी कैसे हो जाए सत्ता में, इसका माहौल बनाते हैं। ये दुख रहा है। इसलिए हर वक्त हिंदू मुस्लिम का वो चक्र वो चलाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई कम से कम आवाम जो है कम से कम भारतीयता का माहौल लाए, भारतीय समरसता का माहौल लाए, भारतीय एकता का माहौल लाए, और भारतीय भाईचारे का माहौल लाए, भारतीय सद्भाव का माहौल लाए। इसको भी रोकने के लिए वो जो पुष्पेंद्र गुलशेद गिरोह है, वो भाईचारा का भी मजाक उड़ाता है। आप लोगों ने सुना कभी? वो कहता है कि ये भाईचारा क्या होता है? बताइए, भाईचारा हमारे भारतीय समाज की समरसता के लिए कितना जरूरी है, उस भाईचारे का भी वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह मजाक उड़ाता है। कहता है कि भाईचारा मतलब कि उसमें एक भाईजान हो गए और हम चारा हो गए, इस तरह से। मतलब कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को किन किन शब्दों से संबोधित करते हैं, बहुत दुख की बात है। और उसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह जैसे असामाजिक तत्व जो है, इन्हीं की करतूत है। तो कभी कभी वो ये जो है सोशल मीडिया में सब बहुत एक्टिव हैं कि देखिए ये बहुत बड़ा मजाक है। क्या मजाक है? कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कानून सबके लिए बराबर है, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इसको जो है कि ये सबसे बड़ा मजाक है, ऐसा करके सोशल मीडिया पर सब घुमाते रहते हैं। तो एक बार हमारा भी एक ग्रुप है, तो हमने उनसे कहा कि भाई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना बिल्कुल सही है, और इसके मर्म को, इसके महत्व को समझने की जरूरत है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, यह भी सही है, और इसके भी मर्म को, इसके महत्व को समझने की जरूरत है।
कानून सबके लिए बराबर है, यह भी। लेकिन ये जो वो किस संदर्भ में मैं वो कह रहा था, वो खास करके जो केरल की सरकार जो कोरोना में जो कुछ छूट दे रही थी हमारे इस्लाम आस्था वाले को, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए वास्तव में। अब इसके विषय में डिटेल में जब कोई वक्त आएगा तो हम बता देंगे। ये कम्युनिस्ट वाले जो है, कम्युनिस्ट वाले हुए, जेएनपीसी वाले हुए, चाहे टीएमसी हुए, ये इस तरह से दिखाएं कि वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का पक्ष लेती हैं। इसी दौड़ में ये एक तरह का जो है वो भेद विभेद नफरत फैलता है, और यही काम करते हैं सब। और एक बात पहले भी बताया गया है कि हमारी जो न्यायपालिका है, जुडिशरी या जुडिशरी का जो उच्च न्यायपालिका यानी हायर जुडिशरी, जिसमें कि हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट आती हैं, इसमें जेएनपीसी ने अपने तत्व जो है और वामपंथियों के तत्व इसमें भर दिया है। अमूमन एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए, भर दिया है। और जब इसकी बड़ी शिकायत हुई, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के फैसले के अनुसार कहा कि भाई अब जो है एक कॉलेजियम बनेगा। कॉलेजियम माने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस का एक समूह रहेगा, उसको कॉलेजियम कहेंगे। वही कॉलेजियम हाई कोर्ट में जो है जो न्यायमूर्ति गण हैं उनकी भर्ती भी करेगा, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जो एलिवेशन होता है, जो उनकी पदोन्नति है, वो भी करेगा। हालांकि ये सिस्टम सही नहीं है कि न्यायमूर्ति अपने न्यायमूर्ति की भर्ती भी करें और अपने न्यायमूर्ति की पदोन्नति भी करें। विश्व में कहीं ऐसी संस्था नहीं है, और न होनी चाहिए। संस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें और भी जो समाज के प्रतिष्ठित और योग्य और काबिल लोग हैं उस समिति में होना चाहिए। लेकिन साथ इसे एनडीए सरकार ने, मतलब मोदी जी की सरकार ने प्रयास किया था, एनजेएसी बनाया था, नेशनल जुडिशियल काउंसिल करके। लेकिन यही जो जेएनपीसी के भरे हुए तत्व, और उसमें था वो जस्टिस जे.एस. खेयार, उसकी अध्यक्षता में उस कानून को, जो कानून संसद से पास हो गया था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए थे, और 20 विधान मंडलों से वो अनुमोदित या रेटिफाइड भी हो गया था। उसको जो है उसने जो जस्टिस जे.एस. खेर की बेंच ने उसको खारिज कर दिया, और फिर कॉलेजियम सिस्टम बदस्तूर जो है वो चलने लगा। तो इस तथ्य को जानिए कि हमारे हायर माने इस बात को पहले भी कहा गया है कि संस्था के रूप में एज ए इंस्टीट्यूशन हमारी न्यायपालिका बहुत ही बेहतरीन है, विश्व में सबसे बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे प्रॉब्लम बस इसी से आ रही है कि इसमें जो तत्व भरे गए हैं जेएनपीसी के द्वारा, वो तत्व जो जेएनपीसी के भी हैं और वामपंथियों के हैं, उससे है। तो 1993 के बाद जो कॉलेजियम सिस्टम आया, उसके द्वारा जो पहले से थे वो माने जेएनपीसी के और वामपंथियों के तत्व जो है, उन्हीं के अंडे बच्चों का तांता चल रहा है। तो एक विशेष सर्किल वो चल रही है, वो हायर जुडिशरी में समस्या है। तो उससे भी इस तरह की शिकायतें आती रहेंगी। जो जिस तरह का व्यवहार ये जेएनपीसी करती है, ये वामदल करते हैं, टीएमसी वाले करते हैं, उसी तरह की बातें आती रहती हैं। तो इससे कोई इससे बहुत कोई आश्चर्य नहीं वो करना चाहिए। इसका भी इलाज है, लेकिन बहुत स्वस्थ तरीके से।
एक इलाज तो जो है संसद ही वो कर सकती है। संसद के पास अख्तियार होता है कि जितने भी अक्षम और भ्रष्ट किस्म के न्यायमूर्ति हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के हों, चाहे उच्च न्यायालय के हों, उन पर जो है महा अभियोग चला करके उनको बाहर का रास्ता दिखा सकती है ये भारत की संसद। लेकिन भारत की संसद की समस्या ये है कि वो उसमें जो अधिकांश आपराधिक तत्व और निस्वार्थ वाले तत्व उसमें वो भरे पड़े हैं। तो नैतिक रूप से वो इतना हीन है कि वो उसमें कहाँ से ताकत आएगी कि भाई कि वो न्यायपालिका के जो अक्षम और भ्रष्ट जो है वो तत्वों पर महाअभियोग चला करके उनको बाहर कर सके। तो संसद की अपनी समस्याएं हैं। संसद पूरी निकम्मी हो गई है, तो कैसे जो है वो जुडिशरी की सफाई वो कर सकती है। इसके लिए जो नैतिक रूप से माने मजबूत हों, वही लोग जो है इस तरह की सफाई वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी भारतीय जनता दल का क्या बताया कि पात्र लोगों को चुनिए जो उसकी पात्रता रखते हैं। अब बताइए, समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी जो सत्ता में आना चाहते हैं, उनको कुछ एमएलए होंगे, फिर वही, और उनको कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, फिर वो जो है उसी जो एमएलए के बूते पर जो है कुछ जो है वो राज्यसभा में भी उनके कुछ एमपी होंगे। किस तरह से कौन मानसिकता क्या है कि ये गुंडागर्दी, माफिया राज, पुलिस को, थाने को अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करना और पुलिस बल को अपने निस्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना, पूरे माहौल में बिल्कुल एक माफिया दहशत, उसका राज। और भर्ती में बस किसी खास वर्ग को ही की भर्ती, और शिक्षा में नकल, फर्जी टीचर, फर्जी जो है वो डिग्री। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, आतंकवादियों के साथ वो हमदर्दी। बताइए, ऐसे तंजीम को और ऐसे तंजीम में जो भी लोग इसमें हैं, उनको इस देश में ही, इस मुल्क में ही रहने का अधिकार नहीं बनता है। आज वो वोट मांग रहे हैं, और सिबत इस बात की है कि उसके लोग आकर के जब भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बात करते हैं, तो कहते हैं कि भाई मान लीजिए कोई काफिला जा रहा है, कोई जुलूस जा रहा है, उसमें बीजेपी का आदमी आकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वो लगा दे। इस तरह का तर्क वो झूठ तर्क वो क्यों देते हैं? बीजेपी का आदमी आकर के वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा। ये कब तक वो इस तरह का झूठ बोलेंगे और किसके वो गले में बचेगा? अब जो टीका, अब देखिए ना, जो किसान जो हिंसा हुई थी दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर, हमारे 4 से 5 से दिल्ली पुलिस के जवान घायल हो गए, अस्पतालों में उनका वो इलाज चला। और ये निकम्मी और कायर नपुंसक सरकार की करतूत तो देखिए। दिल्ली पुलिस के रहते हुए और लाल किले में छावनी, मिलिट्री की छावनी होते हुए भी ये जो किसान आंदोलन में जो आतंकवादी तत्व हैं, उनको पूरा मौका दिया गया कि वो जो है, और कम से कम 2-3 घंटे का मौका दिया गया। वो हमारा जो राष्ट्रीय गौरव है लाल किला, उस पर चढ़ गए। हमारे राष्ट्रीय गौरव तिरंगे झंडे को उतार करके आतंकवादी झंडा वो लगाया गया।
यानी 3-4 घंटे का टाइम लगा, जबकि दिल्ली पुलिस भी सामने थी और जबकि उसी लाल किले के अंदर में मिलिट्री की छावनी थी, मिलिट्री वाले भी थे। थोड़ा सा भी आदेश उनको मिलता तो सारे आतंकवादियों को चढ़ने के पहले ही जो है वो भून दिया गया होता। ये सबक होता आतंकवादियों के खिलाफ देश के लिए। लेकिन ये कायर सरकार, कायर मोदी, नपुंसक मोदी और जो है अराजक मोदी ने देश को शर्मसार किया, कलंकित किया। तो अब वो टिकैत क्या बोल रहा है? टिकैत बोल रहा है कि आरएसएस वालों ने जो है वो हिंसा कराई। कौन मानेगा? कोई मानेगा? तो इन सबों की झूठ बोलने का कोई इंतहा नहीं है। अरे हमारे 84 के दंगों में 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल किया गया जेएनपीसी के गुंडों के द्वारा। जगदीश टाटलर, सज्जन कुमार, हरकिशन लाल भगत, कमलनाथ। और जब ये पूछा जाता है कि भाई अरे भाई जो हमारे इस भारतीय भाई बहनों का कत्ल किया, वही भारतीय भाई बहन इसको जो है वो क्यों वोट कर रहे हैं? अब सिद्धू का डंका बज रहा है ना। सिद्धू से कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई ये सिद्धू जो है हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ली है या खूनी है, जो है कोई नहीं पूछ रहा है। तो हमने जो है वो कैसे पूछा, तो वो सब क्या कर रहे हैं कि हमको जो है जेएनपीसी के गुंडों ने नहीं मारा, हमको आरएसएस वालों ने मारा। ये देखिए, तो इस तरह का जो झूठ जो है कब तक चलेगा? आरएसएस की दुष्टता है, वो दूसरी दुष्टता है। लेकिन हर बात में के लिए आप आरएसएस को डालेंगे तो जो है ये झूठ या अफवाह जो है नहीं चलने वाला है। आरएसएस की क्या दुष्टता है ये बताया गया है। लेकिन हर बात के लिए जो है आरएसएस आप डालेंगे, जैसे वो राहुल बोलता रहता है ना, आरएसएस। तो देश में इस जेएनपीसी से और जेएनपीसी को बचाने की जो साजिश बीजेपी की है, इससे देश को बड़ी तकलीफ है। तो ये एपिसोड लंबा ना हो जाए, इसलिए यहीं पर इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।